हेलो गाइस। ये पॉडकास्ट जो है ये एक्चुअली आपके लिए लास्ट मिनट एग्जामिनेशन टिप भी है और यही आपके लिए पूरा रिवीजन भी है जीएसटी का। हर बार मैं एग्ज़ाम के पहले पॉडकास्ट डालता हूँ। रीज़न यही है कि बच्चों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आता है और एग्ज़ाम का पूरा रिवीजन जो है इस पॉडकास्ट से हो जाता है। हम लोग अगले 30-40 मिनट का ये पूरा जो है ऑडियो रिवीजन आप लोग सुनिएगा ध्यान से, और इस ऑडियो रिवीजन को आंखें बंद करके और शांति से सुनिएगा तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और रिलैक्स होकर इसको सुनना, ताकि सारी चीज़ें आपको जीएसटी में रिवाइज भी हो जाए। जीएसटी जो है उसको अगर हम प्रिपेयर करने की बात करें, सबसे पहले आपने इसका जो प्रिपरेशन किया होगा उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। उसके लिए आपको बेसिक सप्लाई, एग्जम्पशन, आरसीएम और आईटीसी इनके रूल्स अच्छे से, इनके सेक्शंस अच्छे से आने चाहिए। तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन वो आएगा। आपको आईटीसी में 17 सबसेक्शन 5 अच्छे से आना चाहिए, जिसमें हमने ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करी थी, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा आपको सप्लाई के अंदर बेसिक शेड्यूल 3 और ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एग्जम्पशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, तो आई होप आप लोगों ने अमेंडमेंट्स अच्छे से देख लिए होंगे। मैं इसी ऑडियो में एक बार अमेंडमेंट्स भी फटाफट कवर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चालू करें तो बेसिक्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर उसमें हमने सबसे पहले देखा है तो एक जीएसटी में डुअल जीएसटी मॉडल होता है, जो बोलता है कि इंटरस्टेट सप्लाई करने पे आईजीएसटी लगता है और लोकल सप्लाई करने पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं, तो अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है तो हमेशा हम इंपोर्ट पे आईजीएसटी चार्ज करते हैं, उसे डीम्ड इंटरस्टेट माना जाता है। अब मैंने इसके बाद आपको बताया था कि हमारा जो जीएसटी है वो वैट मैकेनिज्म पे चलता है, तो पूरा वैल्यू एडेड टैक्सेशन है और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ क्रेडिट होता है। आगे से आगे क्रेडिट मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर सबको मिलता जाता है। तीसरी खास बात है, सबको क्रेडिट मिलता है, इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट भी यहाँ पे नहीं आता है, डबल टैक्सेशन इफेक्ट भी नहीं आता है। अब जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है वो है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जिसमें आपको कौन सा टैक्स किससे सेट ऑफ करना है उसके ऊपर क्वेश्चन वो लोग डेफिनेटली पूछेंगे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें डालेंगे मिनिमम जीएसटी पेएबल कैलकुलेट करो आखिरी में जाके। तो पहले आपको ग्रॉस लायबिलिटी निकालनी है, सारे आईटीसी के अमाउंट्स निकालने हैं और फाइनली फिर कितना टैक्स किससे पे करना है वो सेट ऑफ आपको करना पड़ेगा। बेसिक रूल आई थिंक सबको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो सकते एक दूसरे से, और पहले खुद का टैक्स खुद से सेट ऑफ होता है फिर दूसरे से होता है। तीसरा थंब रूल है कि आईजीएसटी जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट को हाथ नहीं लगाना है। इसके बाद हम लोगों ने ये पूरा का पूरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए भी थे क्लास में। आफ्टर दैट मैंने आपको जो चैप्टर की रीडिंग बोली थी वो मॉड्यूल से ही बोली थी कि पहले चैप्टर को मॉड्यूल से ही पढ़ो। तो हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, मेनली क्रॉस यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। एचएसएन कोडिंग आगे जाके मैंने रजिस्ट्रेशन टॉपिक में आपको पढ़ा ही दिया था कैसे एचएसएन कोडिंग होती है। उसके अलावा हम लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर लिमिट्स देखी थी बेसिक में, जो हम आगे जाके रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर एक और चीज़ आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 246A जो कि बात करता है जीएसटी लगाने का पावर दिया है। आर्टिकल 269A जो कि अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी की बात करता है कि आईजीएसटी कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बटेगा। और आर्टिकल 279A जो कि बात करता है जीएसटी काउंसिल को लेके कि जीएसटी काउंसिल कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई और उसके पीछे के क्या मोटिव थे। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद रखने। उसके अलावा इसके अंदर क्रॉस यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट था। फीचर्स ऑफ जीएसटी आई डोंट थिंक सो अभी एग्जाम के अंदर पूछेंगे, तो पहला चैप्टर में और कोई इंपॉर्टेंट या बहुत ही शानदार बात नहीं है जो मुझे डिस्कस करनी हो। सप्लाई चैप्टर की बात करूँ, सप्लाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 7 के अंदर मैं बता दूं 71A है, 71B है जो कि बात करते हैं 71A सप्लाई विद कंसिडरेशन, 71B बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लेके। शेड्यूल 1 है जो कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन की बात करता है। शेड्यूल 2 सिर्फ डीम्ड गुड्स और सर्विसेज का बताता है कि कौन सा डीम्ड गुड्स है, कौन सा डीम्ड सर्विसेज है। और शेड्यूल 3 बात करता है किसे हम सप्लाई नहीं मानते हैं। अब सप्लाई विद कंसिडरेशन की बात करें तो 71A में 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन से 8। सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंट, लाइसेंस, ट्रांसफ़र, डिस्पोजल। टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, मतलब बंदा या तो रजिस्टर्ड हो या फिर लाइबल टू रजिस्टर्ड हो, तो या तो उसके पास जीएसटी नंबर है या फिर वो जीएसटी नंबर लेने की लाइबिलिटी रखता है, क्योंकि या तो 22 में लाइबल है और 24 में लाइबल है। कंसिडरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों होने चाहिए, पर रिफंडेबल डिपॉजिट और गवर्नमेंट सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। बिजनेस इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं क्योंकि सब कुछ ही कवर हो जाता है। गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो बात करता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स भी आएगी, लाइफ स्टॉक्स भी आएगा, एक्शनेबल क्लेम्स भी आएंगे, मतलब इसमें लॉटरी, गैम्बलिंग ये सब गुड्स मानते हैं, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज़ नहीं आएगा। तो अगर आपने किसी को लोन दिया और लोन लिया है तो वो नहीं है। एक तो
गुड्स, और दूसरा आपने अगर कोई सिक्योरिटीज़ बेची है, शेयर ट्रांजैक्शन किया है, तो वो भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं मानते हैं। लेकिन सर्विसेज में सभी कुछ आ जाएगा बचा हुआ, लेकिन करेंसी कन्वर्जन और स्टॉक ब्रोकर्स को भी सर्विसेज माना है। तो जो चार्जेस लगाते हैं स्टॉक ब्रोकर्स या स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को करने के लिए, शेयर ट्रांजैक्शन को करने के लिए, उससे सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद हमने शेड्यूल 1 की बात 7(1)(b) की बात करी, जो बोलता है कि अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो तो कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली वो सप्लाई है, चाहे बिजनेस के लिए किया हो या बिजनेस के लिए नहीं किया हो। बाकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 में कवर हो जाता है। सप्लाई शेड्यूल 1 में कब कवर होगी? जब वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन हो। उसमें 4 ट्रांजैक्शन मेन है। पहला, अगर आपने असेट्स बेची है या असेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है तो 18 सबसेक्शन 6 के अंदर आपको याद हो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में से 5 जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू उस पर टैक्स लगता है, ITC माइनस 5% पर क्वार्टर विच एवर इज़ हायर टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, अगर आपने इंपोर्ट किया है अपने रिलेटेड पार्टी से इंडिया में बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो इंपोर्ट किया है रिलेटिव से और इंडिया में बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर भी सप्लाई माना गया है। तो इंपोर्ट अगर कंसिडरेशन के साथ है तब तो डेफिनेटली हमेशा सप्लाई होगा, चाहे बिजनेस हो या नहीं हो। लेकिन अगर इंपोर्ट विदाउट कंसिडरेशन है, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो रिलेटिव से होना चाहिए और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए। रिलेटिव और डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने सप्लाई किया है, जैसे आपने मेंबर ऑफ द सेम फैमिली को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, डायरेक्टर, कंपनी, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको सप्लाई किया है। या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, कॉमन सब्सिडरी है, कॉमन होल्डिंग कंपनी है, सब्सटेंशियल ओनरशिप वाली कंपनीज़ हैं, वो रिलेटेड पार्टी होती है और अगर उनको सप्लाई किया है तो वो भी सप्लाई माना गया है। दूसरा सप्लाई में आ जाएगा अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अपनी ही किसी सेम GST पैन नंबर वाली किसी और स्टेट की ब्रांच को किया है जिसका GST नंबर अलग है, तो उसे फिर सप्लाई मान लिया जाता है। लेकिन इसमें एक एम्प्लॉई का क्लॉज था, 50,000 रुपये तक का गिफ्ट एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद याद कीजिए हम लोगों ने 4th पॉइंट पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ट्रांजैक्शन। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर कोई कंसाइनमेंट एजेंट है और वो आगे अपने नाम से बिल बनाने वाला है, तो जब प्रिंसिपल उस एजेंट को माल देगा तभी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, चाहे अभी कोई कंसिडरेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इनवॉइस एजेंट नहीं बना रहा है और प्रिंसिपल के नाम पे ही कस्टमर को जा रहा है तो फिर इसे सप्लाई माना नहीं जाएगा। फिर वहाँ पे सिर्फ एक एजेंट सर्विसेज सप्लाई होगी, वहाँ पे गुड्स की सप्लाई मानी नहीं जाएगी। दूसरा, अगर डेल क्रेडिटर एजेंट है और वो न केवल अपने नाम से बिल बना रहा है, साथ साथ में वो फाइनेंसिंग भी कर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है, अगर वो अपने नाम से बिल बना रहा है और फाइनेंसिंग कर रहा है तो उस इंटरेस्ट को आप अपनी सप्लाई की वैल्यू में ऐड करेंगे। लेकिन अगर वो डेल क्रेडिटर एजेंट अपने नाम से बिल नहीं बना रहा है और वो एक मार्केटिंग एजेंट है और साथ में फाइनेंसिंग कर रहा है, तो उस फाइनेंसिंग को इंटरेस्ट ऑन लोन मान के उसके ऊपर कोई GST लगाया नहीं जाएगा। तो अगेन डिपेंड करेगा, अगर शेड्यूल 1 में कवर्ड डेल क्रेडिटर एजेंट है तो उसकी फाइनेंसिंग भी कवर्ड हो जाएगी, इंटरेस्ट पे भी टैक्स लग जाएगा। अगर वो शेड्यूल 1 में कवर्ड डेल क्रेडिटर एजेंट नहीं है तो उसके इंटरेस्ट को फिर सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन मान के एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। शेड्यूल 3 के अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन को एग्जम्प्ट किया है। मैंने आपको सप्लाई नहीं माना है, मैंने आपको बोला था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दे रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कैसे देखा जाए? पहली बात तो TDS कौन से सेक्शन में कटा है। अगर 192 में कटा है मतलब वो एम्प्लॉई है, 194J में कटा है मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, उस केस में उसे सप्लाई मान लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर और भी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, पर ये मेन था, डायरेक्टर वाला भी पॉइंट था। अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो एम्प्लॉय मानते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एम्प्लॉय नहीं मानते। सेटिंग फीस टैक्सेबल भी होती है और अंडर RCM होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कोर्ट और ट्रिब्यूनल की फ़ीस पे भी GST नहीं है क्योंकि वो लॉ के अंदर फ्रेम्ड है। लेकिन हाँ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे GST लगता है और आपको याद हो तो उसमें RCM भी अप्लाई होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs, इन सब की सर्विसेज एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट एज ए पब्लिक अथॉरिटी सर्विस दे रही है तो वो भी एग्जम्पशन में आता है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर बनी बनाई प्रॉपर्टी है, बना बनाया मकान है तो एग्जम्प्ट है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो और आप अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उसके बदले में एडवांस ले रहे हो, तो उसे फिर सर्विसेज माना गया है अंडर शेड्यूल 2 और उसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मान के उसके ऊपर GST लगा दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट लिकर लाइसेंस बांट रही है, वो भी हमने शेड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था। अगर इंपोर्ट के दौरान कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग द इंपोर्ट अगर गुड्स बिक रहे हैं, तो उसे भी हमने सप्लाई नहीं माना है। मरने के बाद की सर्विसेज, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेशियम, मॉर्चुरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन भी सप्लाई नहीं है। एक्शनेबल क्लेम्स को हमने सप्लाई नहीं माना है, लेकिन उसमें बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी पे टैक्स लगता है, तो बेटिंग, गैम्बलिंग और कसिनोज और लॉटरीज पे GST है। अगर इंटर स्टेट बस का या ट्रक का मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? गुड्स ले जाने के लिए, पैसेंजर ले जाने के लिए, या फिर किसी गाड़ी को आप रिपेयरिंग के लिए दूसरी ब्रांच भेज रहे हो,
गाड़ी के मूवमेंट को सप्लाई नहीं माना गया है। ऑफकोर्स वो जो सर्विसेज दे रहा है उस पर तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जो गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है या उसके साथ टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स मूव हो रहे हैं तो उसको सप्लाई नहीं माना गया है, क्योंकि वो गाड़ी वापस आएगी और ऐसे रेगुलर मूवमेंट होता है तो उसे फिर सप्लाई नहीं माना गया है। शेड्यूल 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डीम सप्लाई और गुड्स की बात करता है तो क्या क्या गुड्स है, क्या क्या सर्विसेज है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है व्हाट इज़ कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज़ मिक्स सप्लाई। वेरी सिंपल, कोई दो या दो से ज़्यादा सप्लाई जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो नेचुरली बंडल्ड है और उसमें से एक चीज़ प्रिंसिपल सप्लाई है, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसे ही पूरी सप्लाई मान लिया जाएगा। मिक्स सप्लाई बोलता है दो या दो से ज़्यादा की सप्लाई, कंजंक्शन है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है और कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो उसे मिक्स सप्लाई मानते हैं। यहाँ पे फिर हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी जो है वो लगा दिया जाता है। अब हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हो गया, ब्रोशर्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट्स हो गया, इन सबको प्रिंटिंग मानते हैं क्योंकि उसमें मेन चीज़ कंटेंट है। लेकिन एनवेलप और टिश्यू पेपर को हम प्रिंटिंग नहीं मानते क्योंकि उसमें मेन चीज़ पेपर है। टायर्स रीटिंग के लिए मैंने बताया था लेबर मेन सर्विसेज है क्योंकि उसमें लेबर इंपॉर्टेंट होता है, रबर तो थोड़ा बहुत ही लगाया जाता है, तो रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स को भी इन्होंने यहाँ पे सर्विसेज माना था और उसके ऊपर जीएसटी लेबर सर्विसेज की तरह लगाया जाएगा, सर्विसेज की तरह लगाया जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सेक्शन 8 में पढ़े थे और ये पूरा ट्रांजैक्शन हम लोगों ने सप्लाई को लेकर पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सेक्शन 9 के बारे में बात चालू करी और मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था 9.1 और 9.2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9.3, 9.4 और 9.5 में से 9.3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9.3 बात करता है रिगार्डिंग आरसीएम। अब अगर हम आरसीएम की बात करें तो सबसे पहले 9.3 लगता है और 9.5 इंपॉर्टेंट, 9.4 तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। 9.5 ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में आरसीएम की बात करता है, जहाँ पे ओला, उबर, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, जोमेटो और स्विगी और अर्बन क्लैब जैसी सारी वेबसाइट्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कवर्ड है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ओला उबर दैट इज़ रेडियो टैक्सी और दूसरा है स्विगी जोमेटो में इफ़ नहीं है, तो मतलब हमेशा टैक्स स्विगी जोमेटो या ओला उबर को ही देना है सप्लायर के बिहाफ पे। लेकिन इन केस ऑफ होटल और इन केस ऑफ हाउस कीपिंग यहाँ पे इफ़ है तो होटल और हाउस कीपिंग पे टैक्स नहीं लगेगा, एमएमटी और अर्बन क्लैब उसका टैक्स देगा अगर होटल और वो कारपेंटर या वो हाउस कीपर रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर होटल और हाउस कीपर खुद रजिस्टर्ड है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को उसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग क्लॉज हमने और पढ़ा था। 9.3 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी सर्विसेज उसमें कवर्ड है। सबसे पहले लॉयर की बात हमने करी थी, लॉयर में हमने आरसीएम पढ़ा है जो हमने एग्जम्पशन के अंदर पढ़ा था, तो हम एग्जम्पशन में उसकी बात करेंगे। जीटीए, गवर्नमेंट सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिजनेस फैसिलिटेटर, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, रिकवरी एजेंट, डीएसए, इंश्योरेंस एजेंट और ट्रांसफ़र ऑफ टीडीआर एंड एफएसआई। ये सारी बातें हम लोगों ने एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर करी थी आरसीएम की, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी आरसीएम यहाँ मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी पर्सन दे रहा है जैसे ब्रांड एम्बेसडर है, पर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म को दे रहा है ना, तो आरसीएम लगेगा। दूसरा, अगर कॉपीराइट है या कोई इंटेंजिबल ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं किसी पब्लिशर प्रोड्यूसर को, तो भी आरसीएम लगेगा। लेकिन उसमें क्लॉज था ऑथर चाहे तो यहाँ आरसीएम की जगह एनसीएम ऑप्ट करना चाहे तो ऑप्ट कर सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी में ध्यान रखना, सप्लायर कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी हो पर वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और रिसीवर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो अदर देन द गवर्नमेंट एंड द कंपोजिशन डीलर। अगर गवर्नमेंट और कंपोजिशन डीलर के अलावा और कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो इन दैट केस वो बंदा भी आरसीएम में आएगा। लेकिन ध्यान रखना सब सिक्योरिटी एजेंसी खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी एजेंसी खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तो एनसीएम लगेगा, या सामने वाला आदमी अनरजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट है या कंपोजिशन डीलर है तो भी एनसीएम लगेगा। सिक्योरिटी एजेंसी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट और कंपोजिशन डीलर नहीं है तो ही आरसीएम लगेगा। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में बोरोवर टैक्स देता है आरसीएम के अंदर, न कि लेंडर देता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ओवरसीइंग कमेटी ऑफ आरबीआई, अगर आरबीआई को सर्विस दे रही तो टैक्स आरबीआई पे लगता है। अगर डायरेक्टर्स कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, तो उसके ऊपर टैक्स कंपनी पे लगता है, डायरेक्टर्स पे नहीं लगता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, अगर वो 12% ऑप्शन पे जाता है तब तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5% में उसके पास विदाउट आईटीसी है तो फिर उसमें आरसीएम लग जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने आरसीएम के अंदर ये सारे ट्रांजैक्शन पूरे के पूरे पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक जो चालू किया था दैट इज़ एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में बहुत सारी एग्जम्पन्स हैं, अगर हम उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं तो सेक्शन 11 में बोला है जनरल और स्पेशल दो तरह की एग्जम्पशन होती है। कोई भी प्रोविजो ऐड करना है तो रेट्रोस्पेक्टिवली तभी ऐड होगा जब वो 1 साल के अंदर अंदर ऐड हुआ है, अदरवाइज उसको फिर प्रोस्पेक्टिवली लगाया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते। हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में पढ़ा था डॉक्टर्स की सारी सर्विसेज जो भी आदमी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, आयुष के अंदर आता है
और वो कोई भी इलनेस का ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर जो डॉक्टर्स और क्लिनिकल और हॉस्पिटल्स और नर्सेस की सर्विसेज है सभी कुछ एग्जम्प्ट है। वेटरनरी जानवरों के डॉक्टर्स को हमने एग्जम्प्ट किया है। एम्बुलेंस सर्विसेज में एग्जम्प्ट होती है। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल होती है, मैंने बताया था। हॉस्पिटल के साथ साथ रूम रेंट भी एग्जम्प्ट है, पर अगर कोई आईसीयू एनआईसीयू के अलावा और कोई रूम रेंट है और वो 5,000 रुपये पर डे से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। ये बात हमने अमेंडमेंट के अंदर पड़ी है। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज अब ये टैक्सेबल हो चुकी है तो अभी एग्जाम नहीं बची। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन अब टैक्सेबल हो चुका है, अब वो एग्जाम नहीं बचा। रिहैब प्रोफेशनल अभी भी एग्जाम्ड है, अगर वो गवर्नमेंट या किसी ट्रस्ट के अंडर में कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जाम्ड माना जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर कोई कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी कर रहा है या कोई भी रिलीजियस पिलग्रिमेज अगर हज कमेटी या कुमाऊं मंडल विकास निगम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो एग्जाम्ड होता है। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है तो जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है, जैसे वो मेडिकल कैंप लगा रही है, कोई भी अवेयरनेस फैला रही है, रिलीजन या योगा के कैंप या एडवांसमेंट पे बात हो रही है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट है, या फिर एजुकेशन दे रही है किसी डिसेबल्ड पर्सन, मेंटली इल, ऑर्फन्स या किसी रूरल एरिया में ओल्ड पर्सन को वो पढ़ा रही है या उनको एजुकेशन दे रही है, तो वो सब चैरिटेबल एक्टिविटी मानी जाती है और ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जम्प्ट होती है। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर इन चैरिटेबल एक्टिविटी को करने के लिए कोई सर्विसेज इंपोर्ट भी करता है तो वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। कोचिंग और ट्रेनिंग में अमेंडमेंट है तो उसको अच्छे से पढ़ना। कोचिंग और ट्रेनिंग में दो चीज़ें थी, एक चीज़ इंडिविजुअल देगा तो ही एग्जम्प्ट है, एक चीज़ स्पोर्ट्स वाला अगर 12AA देगा तो ही एग्जम्प्ट है, तो वो अमेंडमेंट ढंग से पढ़ना। कोचिंग और ट्रेनिंग अगर कोई ट्रस्ट देता है तो वो इंडिविजुअल के लिए एक एग्जम्पशन है और ट्रस्ट के लिए एक एग्जम्पशन है, तो वो अच्छे से अमेंडमेंट के अंदर पढ़ लेना। रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्रेजेंट्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है तो रूम रेंट इनका अभी भी 1,000 रुपये एग्जम्प्ट माना जाएगा, 1,000 रुपये के अंदर अंदर होना चाहिए। हॉल रेंट 1,000 रुपये से 10,000 रुपये से कम है तो एग्जम्प्ट है, और दुकान का रेंट 10,000 रुपये पर मंथ से कम है तो एग्जम्प्ट है। इसमें अभी कोई अमेंडमेंट एज सच नहीं है। डोनेशन अगर टेम्पल्स ले रहे हैं तो मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हो रही है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज डोनेशन वॉलंटरी से पत्थरों पे नाम लिखा जा रहा है तो उसे एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। ओल्ड एज होम अगर गवर्नमेंट ये 12AA चला रही है और 60 साल से ऊपर के ओल्ड एज लोगों को वहाँ रुकवा रही है तो 25,000 रुपये तक का एग्जम्पशन है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। लॉयर में मैंने बताया था कभी टैक्सेबल होगा सिर्फ जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या तो बिजनेस एंटिटी, बड़ी बिजनेस एंटिटी जिनका पिछले साल का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है वो है तो टैक्सेबल है, या फिर सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जम्प्ट है। और यहाँ पे जब बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दिया जाएगा तो RCM लगेगा, सीनियर एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विसेज देगा तो NCM लगेगा। एजुकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था स्कूल अपने स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टीज़ या एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम, या फिर मैंने बताया था किसी एक्स स्टूडेंट को भी सर्विसेज दे रही है, ये अमेंडमेंट में था। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रही है, TC इशू कर रहे हैं, उसकी जो फीस है वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्कूल आता है, कॉलेजेस आते हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ डिग्री आती है या कोई भी अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स या ITI या पॉलिटेक्निकल मैकेनिकल कॉलेजेस जो कि अप्रूव्ड हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। IIM का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जाम्प्ट है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस जो सर्विसेज ले रहे हैं उसमें ध्यान रखना, स्कूल 4 सर्विसेज लेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, केटरिंग और मिड डे मील और मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। लेकिन ध्यान रखना मेंटेनेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर होना चाहिए, बाहर लिया गया सिक्योरिटी सर्विसेज टैक्सेबल होगा। एग्जाम कंडक्ट करने की सर्विसेज सबके लिए एग्जाम्प्ट है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स हो। ऑनलाइन जर्नल्स अगर सप्लाई किए तो सिर्फ कॉलेजेस के लिए एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सब एग्जाम्प्ट है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी क्लास, इसमें भी अमेंडमेंट है। अब बिजनेस क्लास टिकट्स टैक्सेबल होते हैं, सिर्फ इकोनॉमी क्लास टिकट्स पे एग्जाम्पशन है। उड़ान योजना के अंदर अगर कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार कर रही है वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। रोड में अगर कोई नॉन AC बस है और स्टेज कैरेज है वो एग्जाम्प्ट होगा। ऑटो रिक्शाज में ओला और उबर टैक्सेबल है क्योंकि वो GPS और रेडियो टैक्सी माने जाते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑटो रिक्शाज एग्जाम्प्ट होंगे। मीटर्ड कैब आज भी एग्जाम्प्ट है। नॉन AC कोचेज ऑफ रेलवे अभी भी एग्जाम्प्ट है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैम वे सभी एग्जाम्प्ट है। रोप वे, उड़न खटोला, एरियल वे जो भी बोल दो, केबल कार्स, ये सब टैक्सेबल होती है। वाटर में इनलैंड वाटरवेज एग्जाम्प्ट होता है, टूरिज्म के लिए लेंगे तो टैक्सेबल होता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वेसल एग्जाम्प्ट होता है। गुड्स की बात करें तो मैंने आपको अमेंडमेंट बता दिया था, इसके अंदर इंपोर्ट कार्गो पहली बात एयर में एग्जाम्प्ट है, लेकिन एक्सपोर्ट कार्गो अब टैक्सेबल हो गया है, अमेंडमेंट आ चुका है। रेलवे में स्पेसिफाइड गुड्स हैं, अब रेलवे इक्विपमेंट नहीं है, वो भी अमेंडमेंट आ चुका है, सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगे। रोड में स्पेसिफाइड गुड्स हैं सारे 6, वो एग्जाम्प्ट होंगे, प्लस रोड में और भी अमेंडमेंट है वो अपन पढ़ेंगे। वाटर में स्पेसिफाइड गुड्स हैं वो अमेंडमेंट में है तो वो एग्जाम्प्ट है। रेलवे इक्विपमेंट नहीं है एग्जाम्प्ट, वो टैक्सेबल है। एक्सपोर्ट कार्गो भी एग्जाम्प्ट नहीं है।
लेकिन इनलैंड वाटरवेज वाटर में एग्जम्प्ट है। अब स्पेसिफाइड गुड्स में मिल्क, सॉल्ट, पर्ल्स, फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब आते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कुरियर टैक्सेबल होता है, अदर ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जो भी कंसाइनमेंट नोट इशू करने वाली एजेंसीज होती है वो सब टैक्सेबल होती है। पर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट क्या है, सबसे पहले जीटीए अगर किसी फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी इनको सर्विसेज देगा वो तो टैक्सेबल होगा आरसीएम में, पर गवर्नमेंट या अनरजिस्टर्ड को देगा वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन जीटीए पहले से 12% में एनसीएम में था, अब 5% में भी चॉइस है कि वो एनसीएम में जाना चाहता है, आरसीएम में जाना चाहता है, उसकी चॉइस है। तो जीटीए 5% में भी आरसीएम या एनसीएम चूज़ कर सकता है कि उसको एनसीएम में रहना है कि आरसीएम में रहना है। तो अब जीटीए के पास आरसीएम भी ऑप्शनल हो गया है कि उसे रहना है या नहीं रहना है, वो चूज़ कर सकता है। 1500 रुपये 750 वाला एग्जम्पशन पूरा हट चुका है, तो 1500 और 750 वाला कोई एग्जम्पशन जीटीए के अंदर बचा नहीं है। एग्रीकल्चर सर्विसेज में मैंने बताया था बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एग्जम्प्ट है, जिसके अंदर रेंट ऑफ फार्म लैंड, फ्यूमिगेशन, मतलब किसी भी किसान की उसके इरिगेशन से लेके उसकी कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग और इवन मंडी में बेचने तक की सारी सर्विसेज को सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में मान के उसको एग्जम्प्ट कर देती है। पर ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तब तक ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है जब तक उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑल्टर ना हो। अब इसमें वेयर हाउसिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस तो अभी भी एग्जम्प्ट है, लेकिन एक डाउट है सर, कई चीज़ों की वेयर हाउसिंग को टैक्सेबल कर दिया है, तो अमेंडमेंट में ढंग से पढ़ना, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, और कहीं कहीं आपको आरटीपी में कहीं गलत भी लगेगा तो उसको ठीक करना, क्योंकि आरटीपी में अमेंडमेंट्स सारे कवर्ड नहीं है। लेकिन जो मैंने अमेंडमेंट्स आपको पढ़ाए हैं उस शीट से वेयर हाउसिंग वाले अमेंडमेंट को ढंग से पढ़ना कि क्या क्या चीज़ें वेयर हाउसिंग हट गई है और क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल है, क्या क्या एग्जम्प्ट है। बाकी स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स अब टैक्सेबल हो गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभी भी एग्जम्प्ट है, और नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट अगर फार्मर को असाइन कर रही है वो भी एग्जम्प्ट है। बैंकिंग में आरबीआई सर्विसेज अब टैक्सेबल हो चुकी है, देने वाले भी लेने वाले भी दोनों ही टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब अभी भी एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का है तो टैक्सेबल माना जाता है। बैंक चार्जेस, लॉकर फीस, सब कुछ टैक्सेबल है। जनधन योजना के अंदर जो बैंक चार्जेस लगता है वो भी एग्जम्प्ट है, साथ में 2,000 रुपये तक के एक्वायरिंग बैंक के चार्जेस पे भी टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट। फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र है, वो भी मैंने बताया था, अगर बैंक टू बैंक या बैंक टू ब्रोकर हो रहा है तो एग्जाम माना जाता है। उसके बाद बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग सर्विसेज को रूरल एरिया में दे रहा है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी बैंकिंग को रूरल एरिया में दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। अर्बन एरिया में दे रहा है तो बिजनेस फैसिलिटेटर पे आरसीएम लगेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे एनसीएम लगेगा। उसके बाद अगर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट का सब एजेंट है और वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो टैक्सेबल आरसीएम के अंदर होती है। बैंक का रिकवरी एजेंट टैक्सेबल होता है, आरसीएम के अंदर आता है। डीएसए अगर फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एज ए इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है और वो किसी बैंक को सर्विसेज दे रहा है तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम होता है। इंश्योरेंस एजेंट हमेशा इंश्योरेंस कंपनी पे टैक्स आता है, आरसीएम की लायबिलिटी में आता है। और फिर हमने स्पोर्ट्स सेक्टर की बहुत सारी एग्जम्पशन पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्या होता है, वो डेफिनेशन मैंने आपको बोला था एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना। प्लेयर, कोच, एम्पायर, टीम मैनेजर और रेफरी, ये 5 लोग नाम याद रखना। ये अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जम्प्ट है। फिर हमने बहुत सारे अलग अलग जगह ये पढ़ा था कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट होती है। कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे पैरा ओलंपिक कमेटी या कोई भी इंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी स्कूल अगर इस तरह की कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ले रहा है तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगी। आर्टिस्ट को लेके अगर कोई क्लासिकल, फोक, डांस, म्यूजिक, थिएटर का आर्टिस्ट है और क्लासिकल परफॉर्मेंस कर रहा है तो 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन था, पर ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहा है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एंट्री टिकट्स में पब्लिक म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सर्कस, फैशन, ये सब एग्जम्प्ट है। लेकिन जो सर्कस, फैशन शो या प्राइवेट इवेंट है 500 रुपये से ऊपर का टिकट हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। स्पोर्ट्स इवेंट भी इसमें कवर हो जाएंगे। मल्टीप्लेक्सेस टैक्सेबल होते हैं, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क भी टैक्सेबल होते हैं। उसमें न केवल जीएसटी लगता है, उसमें इंटरटेनमेंट टैक्स डिलीवर्ड बाय लोकल बॉडीज़ भी लगता है। अगर कोई स्टार्टअप का इंक्यूबेटर है और वो किसी भी इंक्यूबेटी को या किसी को भी सर्विसेज दे रहा है तो इंक्यूबेटर पूरी तरह से एग्जम्प्ट होते हैं। और इंक्यूबेटी को 50 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा अगर पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ और एग्जाम से कम है, और 3 साल के लिए एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। गॉड फादर्स में आरबीआई, आरडीए, आईआरडीआई, सेबी, ये सब अब एफएसएसएआई, जीएसटीएन, ये सब अब टैक्सेबल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी क्या क्या एग्जम्प्ट है? ईपीएफओ, ईएसआईसी, कोल माइन पीएफओ, फॉरेन एम्बेसी, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, पब्लिक कन्वीनियंसेस, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, इसरो, इनकी सारी सर्विसेज अभी भी एग्जाम मानी जाएगी। उसके बाद हमने गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बात चालू करी थी। और मैं आपको बता दूं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट की अगर इसमें हम जाएं तो पोस्टल सर्विसेज में अमेंडमेंट है।
पोस्टल सर्विसेज में पहले स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस ये सब होता था, लेकिन आपको इसमें सिंपल अमेंडमेंट पढ़ना है और अमेंडमेंट में ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विसेज पे अब एग्जम्पशन नहीं है। पोस्ट ऑफिस की सिर्फ कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट है, वो मैंने बहुत क्लियरली उसमें बताई भी थी कौन सी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस की एग्जम्प्ट है। तो ध्यान रखना, ओनली द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इंडियन लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, और वो भी ऐसे एनवेलप जिसका वेट 10 ग्राम से कम है, सिर्फ वही सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी। बाकी पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सर्विसेज है वो सब टैक्सेबल हो गई है। तो ये सिर्फ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट एंड द वेट ऑफ द एनवेलप शुड बी लेस देन 10 ग्राम्स, तभी वो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पोर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज टैक्सेबल होती है। एनसीएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमने बात कर ही ली। एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट और सारी रेंटिंग की अगर हम बात कर लें तो मैंने इसको डायग्राम से ही बहुत अच्छे से अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर बताया है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल है और नॉन गवर्नमेंट रेंट कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन रेंट कर रहा है, जैसे मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दूँ, तो एनसीएम में ही टैक्सेबल होता है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी, मेरी कोई दुकान है और मैंने किसी को रेंट पे दे दी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एनसीएम में ही टैक्सेबल होगा। अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देती है तो स्मॉल बिजनेस में एनसीएम लगता है, टैक्सेबल है, और बिग बिजनेस में आरसीएम लगता है, टैक्सेबल है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी किसी दुकान को या अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी को स्मॉल बिजनेस को देती है तो टैक्सेबल अंडर एनसीएम होता है, बिग बिजनेस को देती है तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर नॉन बिजनेस है तो एग्जम्प्ट ही हो जाता है। अगर आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस को दी है तब तो एग्जम्प्ट है। जैसे मैंने अगर किसी को फ्लैट किराए पे दिया है और सामने वाला आदमी बिजनेस एंटिटी नहीं है तो एग्जम्प्ट है। अमेंडमेंट क्या है कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, किसी बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, तो टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। ये एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसमें गवर्नमेंट भी कवर हो गया और भी लोग कवर हो गए। इसके बाद एक और अमेंडमेंट था कि होटल वाला एग्जम्पशन चला गया है। 1000 रुपये से ऊपर का होटल रूम है, 1000 रुपये से कम का होटल रूम है, अब वो पूरा टैक्सेबल ही होता है। गवर्नमेंट की म्यूनसिपैलिटी पंचायत वाली सर्विसेज एग्जम्प्ट है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसमें भी एक जीएसटी अमेंडमेंट में क्लॉज आया था कि अगर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत सर्विसेज एज ए म्यूनसिपैलिटी और पंचायत पब्लिक को सर्विस दी जा रही है वो एग्जम्प्ट होती है। लेकिन इसमें एक और क्लॉज हम लोगों ने पढ़ा था, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से एग्जैक्ट रीड कर लेता हूँ क्या क्लॉज पढ़ा था। डिफेंस को लेके क्लॉज था उसके अंदर, वो क्लॉज में ओपन कर लेता हूँ। यस, क्लॉज था लीजिंग पोस्ट ऑफिस, गॉडफादर्स। यस, गवर्नमेंट अगर कोई म्यूनसिपैलिटी और पंचायत की सर्विसेज अगर 243W 243G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहा है तब तो एग्जम्प्ट होती है सैनिटेशन और कंजर्वेशन वाली। पर वो इंडियन आर्मी या किसी और डिपार्टमेंट को दी जा रही है जो कि जनरल पब्लिक नहीं है, तो फिर वो एग्जम्पशन के दायरे में नहीं आती है और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए मानी जाती है और वो फिर टैक्सेबल हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आपने मेंटेनेंस सर्विसेज इंडियन आर्मी को दी है, सो इट्स ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी है तो इट्स ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी टैक्सेबल। वो एग्जम्पशन नहीं मानी जाएगी, वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। ये एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज था जो मैंने आप लोगों को बताया था। रजिस्ट्रेशन फ़ी, लाइसेंस फ़ी, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एग्जम्प्ट है। ओल्ड एज होम हम पढ़ ही चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का असाइनमेंट अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट दे रही है वो एग्जम्प्ट होता है। पेनल्टी और टॉलरेंस फीस ले रही है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमारे लिए एग्जम्प्ट होता है। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी अमेंडमेंट के अंदर, अगर आपको याद हो। टॉलरेंस, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू डू एन एक्ट, और टॉलरेंस पे हमने बहुत सारी बात की थी और मैंने यही बताया था कि अगर सरकार पेनल्टी लगा रही है तो पेनल्टी दो तरह की होती है। एक होती है कोई इलीगल एक्टिविटी की पेनल्टी लग रही है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि कोई एक्सप्रेस क्लॉज नहीं होता है वो काम करने का। तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स की चोरी कर रहा हूँ, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और मुझे उस पर पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो क्या वो सप्लाई होगा? चेक डिसऑनर हो गया तो क्या वो सप्लाई होगा? बिल्कुल भी नहीं। वॉलेशन ऑफ लॉ की पेनल्टी लग रही है, वो सप्लाई नहीं होगा बिकॉज देयर वाज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट फॉर दैट। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ और मैं पास में स्पीकर ना बजे, जो कि लीगली अलाउड है, उसके लिए मैं अगर पे करता हूँ तो फिर वो एक एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है, वो सप्लाई माना जाएगा। अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर मैंने इसको लेके बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। इसके अलावा गारंटी फीस अगर सरकार दे रही है पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लोन के लिए, वो एग्जम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखना, अगर सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी सर्विसेज दे रही है तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन नया कनेक्शन, मीटर शिफ्टिंग, मीटर टेस्टिंग और डुप्लीकेट बिल के चार्जेस टैक्सेबल हो जाएंगे। आरटीआई के अंदर गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस दे रही है तो वो एग्जम्प्ट होता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। और गवर्नमेंट की बाकी सारी सर्विसेज में सिंपल क्लॉज था, अगर वो बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है
और कंसिडरेशन 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही टैक्सेबल होगा अंडर RCM, अदरवाइज वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाता है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था गवर्नमेंट जो सर्विसेज ले रही है उसमें फेयर प्राइस शॉप से सर्विसेज ले रही है वो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट अगर ट्रेनिंग सर्विसेज ले रही है और 75% से उससे ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है। अगर गवर्नमेंट इंश्योरेंस सर्विसेज ले रही है 100% एक्सपेंस गवर्नमेंट ही बेयर कर रही है तो वो एग्जम्प्ट होगा। अगर गवर्नमेंट लेबर कॉन्ट्रैक्ट या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रही है लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में 25% से ज़्यादा का मटेरियल पोर्शन नहीं है और वो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के फंक्शन से ले रही है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। गवर्नमेंट लीजिंग सर्विसेज ले रही है उसमें IRFC वाला लीजिंग तो हट चुका है तो अब नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या किसी भी एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 20% से ज़्यादा है उसको वो कोई लीजिंग करता है इंडस्ट्रियल या फाइनेंस सबके प्लॉट की तो उसको जो अपफ्रंट प्रीमियम मिलेगा, डेवलपमेंट चार्जेस मिलेंगे और इसी में अमेंडमेंट था प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी अगर वो लेते हैं तो सभी एग्जम्प्ट हो जाएंगे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अपफ्रंट प्रीमियम, डेवलपमेंट चार्जेस, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी इसके अंदर आ जाएंगे और वो टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन में ट्रेड यूनियंस एग्जम्प्ट होते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में ध्यान रखना 7,500 रुपये से ऊपर का है तो पूरा टैक्सेबल होगा, 10,500 से कम है तो पूरा एग्जम्प्ट होगा। तो अगर मेंटेनेंस 9,000 है तो पूरा 9,000 टैक्सेबल माना जाएगा हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। कॉमन एरिया के लिए जो भी मेंटेनेंस लिया जा रहा है वो 7,500 तक एग्जम्प्ट है, उससे ऊपर हुआ तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात ऑलरेडी कर ली है और बाकी सोसाइटी के लिए 1,000 रुपये पर मेंबर का क्लॉज था वो हमने पढ़ा हुआ है। ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान, ट्रांजिट टू और फ्रॉम है तो अमेंडमेंट में आया था टू और फ्रॉम दोनों कवर होते हैं, तो नेपाल भूटान जा रहा है या नेपाल भूटान से आ रहा है दोनों ही एग्जम्प्ट होंगे। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, न्यूज़ ट्रस्ट, सेल ऑफ बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न एग्जम्प्ट होगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बहुत सारी बात इसके अंदर करी थी कि अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर JDA साइन हो, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्योर लेबर है और सिंगल रेजिडेंशियल हाउस है तो वो एग्जम्प्ट है। और अगर मल्टीज बना रहा है तो अगर वो PMAY में या हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में आता है इस तरह का प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अगर JDA साइन हुआ है और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट है तो लकी भाई वाला पूरा एग्जाम्पल समझा था कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ TDR और FSI होगा वो एग्जम्प्ट होगा अगर फ्लैट पे टैक्स लग रहा है। तो बाद में अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे टैक्स है तो TDR और FSI एग्जम्प्ट होगा। अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे टैक्स नहीं है तो TDR और FSI टैक्सेबल होगा और वो टैक्सेबल RCM के अंदर होगा तो उसमें फिर बिल्डर को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको हायरिंग वाली एक सर्विसेज ही पढ़ाई थी कि अगर कोई गाड़ी हायर पे दी जा रही है, ट्रक हायर पे दिया जा रहा है GTA को तो वो एग्जम्प्ट होगा। उसके अलावा मैंने एक और बताया था कि अगर कोई STU को बस किराए पे दी जा रही है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। उसके अलावा अगर कोई लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिक बस किराए पे ले रही है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। और अगर कोई स्कूल बस किराए पे ले रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। तो स्कूल बस किराए पे ले रहा है, इलेक्ट्रिक बस किराए पे लोकल अथॉरिटी ले रही है तो वो एग्जम्प्ट होगा। अगर कोई GTA ट्रक किराए पे ले रहा है तो वो एग्जम्प्ट होगा। और अगर कोई STU स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अगर बस किराए पे ले रही है तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। हायरिंग को लेके एक एग्जम्पशन हमने और पढ़ी थी। इसके अलावा सारे अमेंडमेंट जो है वो तो मैंने बताई दी है। अब कोई नई एग्जम्पशन ऐड हुई है क्या अमेंडमेंट के अंदर, वो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में वैसे कवर तो किया था लेकिन एक बार मैं वापस बता देता हूँ आप लोगों को। हेल्थ केयर में तो हमने बात कर ही ली थी। IVF को लेके बात करना है कि IVF ट्रीटमेंट को भी हेल्थ केयर मानते हैं तो वो चीज़ इसमें कवर हुई थी। उसके अलावा चैरिटेबल रिलीजियस में मैंने बता ही दिया था कि इंडिविजुअल के लिए अलग है और स्पोर्ट्स सेंटर का 12AA के लिए अलग है। एजुकेशन में मैंने बता दिया था माइग्रेशन और ये सब बाद में एक्स स्टूडेंट को सर्विसेज दिए जा रहे हैं तो वो सब भी एग्जम्प्ट होते हैं। एक और अमेंडमेंट था, एक और एग्जम्पशन ऐड हुई थी टूर ऑपरेटर के लिए। अगर कोई टूर ऑपरेटर है और वो इंडिया में है लेकिन वो कुछ टूर इंडिया का करवा रहा है, कुछ टूर आउटसाइड करवा रहा है तो उसका जो प्रपोर्शन होगा वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए, फॉरेन टूरिस्ट को सर्विसेज दे रहा है और कुछ टूर इंडिया करा रहा है, कुछ टूर आउटसाइड करा रहा है, मतलब वो आसपास के साउथ एशिया बहुत जगह घुमा रहा है, उसमें इंडिया भी आता है बाहर भी आता है। तो इसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, मैंने बोला था जो भी नंबर ऑफ डेज बाहर रहा है वो, या 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन विच एवर इज़ लेस, तो 50% या जितने भी दिन वो आउटसाइड इंडिया रहा है टोटल नंबर ऑफ डेज में से, उसमें से जो लेस होगा वो अमाउंट जो है वो यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 50% मैक्सिमम है और टोटल नंबर ऑफ डेज से जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा। इतना एग्जम्पशन मिलेगा, ध्यान रखना, इतना एग्जम्पशन मिलेगा। सो प्रपोर्शन क्या होगा, जितना भी डेज बाहर स्पेंड किया है वो, या 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द टूर विच एवर इज़ लेस विल बी एग्जम्प्ट। इसका कैलकुलेशन मैंने दिया भी था अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर।
ट्रांसपोर्टेशन को लेके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन को लेके क्या क्या अमेंडमेंट है, इकोनॉमी क्लास की बात कर ली थी। एक और था, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल हो रहा है माइनिंग एरिया के अंदर जहाँ पे वो ट्रक को रेंट पे लिया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे ध्यान रखना उस पर एग्जम्पशन नहीं है, उस पर टैक्सेबल माना जाएगा। उसके अलावा रेलवे इक्विपमेंट हटा दिए थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 1500 750 वाला एग्जम्पशन मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ट्रांजिट कार्गो नेपाल टू और फ्रॉम दोनों कवर हो गया। टोल चार्जेस को लेके मैंने बताया था कि फास्टैग नहीं होने पे जो हायर टोल चार्जेस लगता है वो भी एग्जम्प्ट ही होगा, क्योंकि है तो वो टोल ही। तो अगर आप फास्टैग नहीं है और स्टेट हाईवे पे डबल टोल लग रहा है तो वो भी टोल ही माना जाएगा और वो एग्जम्प्ट होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को होटल का बता दिया, 1000 रुपये से कम का एग्जम्प्ट है, वो ऑलरेडी 1000 रुपये से कम का टैक्सेबल है, बता चुका हूँ। गॉड फादर्स एग्जम्पशन हट गई, बता दिया। आर्मी को सैनिटेशन सर्विसेज दे रहे हैं, वो ही मैंने आपको बता दिया। तो अमेंडमेंट भी सारे कवर हो गए, आरसीएम भी पूरा कवर हो गया, एग्जम्पशन भी पूरा कवर हो गया। अगला चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं है, तो अमेंडमेंट मेजर एग्जम्पशन में थे वो कवर कर लिए। अगला टॉपिक है वैल्यूएशन, बहुत ही आसान टॉपिक है। वैल्यूएशन ये बोलता है कि सेक्शन 15 के अंदर किसी चीज़ को वैल्यू कब माना जाएगा। सिंपल है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। शर्त क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एक्सेप्ट होती है जब एक तो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड द पर्सन इज अनरिलेटेड। अगर पर्सन रिलेटेड है या प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू गलत मानी जाती है। फिर वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू बेस्ड होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब वैल्यू में 5 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, सारे टैक्सेस लेने हैं, लेकिन जीएसटी और टीडीएस अंडर इनकम टैक्स को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस आपको इंक्लूड करने रहते हैं जब हम वैल्यू निकालते हैं। तो एक तो टीडीएस नहीं जोड़ते हैं और एक जीएसटी उसमें नहीं जोड़ते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट और पेनल्टी लेट पेमेंट पे लिया है वो इंक्लूड होगा, लेकिन लोन का इंटरेस्ट और पेनल्टी एग्जम्प्ट होता है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा, अगर आपने थर्ड पार्टी से पेमेंट लिया है, थर्ड पार्टी को दिया है पेमेंट बायर ने सेलर के बोलने पे, तो वो इंक्लूड होगा। अगर कोई और चार्जेस है तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। मेन है सब्सिडी वाला पॉइंट। अगर सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है और गवर्नमेंट से मिल रही है तो उसे प्राइस में से अपने को वैल्यू में से हटाना है। तो अगर मतलब उसके कारण आपकी वैल्यू बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो सब्सिडी हटी हुई है तो कुछ मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस इज़ आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सब्सिडी माइनस की हुई है उसको माइनस रहने देना है, गवर्नमेंट वाले को, प्राइवेट वाले को ऐड करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ सब्सिडी, मतलब अभी तक उसका सब्सिडी का इफेक्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब आपने अभी तक सब्सिडी का इफेक्ट नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट वाली माइनस कीजिएगा और प्राइवेट वाली का कुछ मत कीजिएगा। उसके मैंने एग्जाम्पल देके और एक मैट्रिक्स बना के आपको पूरा समझाया भी था। रिफंडेबल डिपॉजिट्स भी टर्नओवर में नहीं जोड़ना है, और प्योर एजेंट की तरफ पैसा अगर मिला है किसी एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट, तो उसे भी आपके टर्नओवर में नहीं जोड़ना है। डिस्काउंट की बात करूँ तो अगर डिस्काउंट प्राइमरी या ट्रेड डिस्काउंट है तो वो तो माइनस होता ही है। डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया पर अग्रीड डिस्काउंट है तो भी माइनस होता है, क्रेडिट नोट के थ्रू माइनस करते हैं उसको। लेकिन अगर सप्लाई के टाइम पे अग्रीड ही नहीं था, सेकेंडरी डिस्काउंट है, तो फिर आप ये देखिएगा प्राइस में से डिस्काउंट हटा हुआ है कि नहीं है। अगर प्राइस एक्सक्लूड्स डिस्काउंट लिखा है मतलब अभी तक डिस्काउंट हटा हुआ नहीं है, तो आप कुछ मत कीजिएगा। अगर डिस्काउंट हटा हुआ है तो उसको वापस ऐड कर दीजिएगा। तो ये वैल्यूएशन के अंदर मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने। बाकी तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वैल्यूएशन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चन की भी करवा दी थी। वैल्यूएशन के बाद एक और टॉपिक आता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ईजी चैप्टर है। टाइम ऑफ सप्लाई बताता है कि कब आपको टैक्स पे करना है, व्हेन वी आर लायबल टू पे टैक्स, कब सप्लाई माना जाता है, वो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कवर हो जाता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर सिंपल है, आपको सबसे पहले देखना है क्या है, गुड्स है कि सर्विसेज है। गुड्स है तो सेक्शन 12 लगेगा, सर्विसेज है तो सेक्शन 13 लगेगा। 12 बोलता है जनरल क्लॉज के अंदर DDI और DOI विच एवर इज अर्लियर। गुड्स में पेमेंट नहीं देखते हैं, जनरल क्लॉज में गुड्स में DOI और DI ही देखा जाता है। लेकिन RCM है तो DOP, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या इनवॉइस से 31 दिन देखना पड़ते हैं। पेमेंट में बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर देखना, तो बुक्स में आया बैंक में आया, जो पहले आया उसे पेमेंट की डेट मानी जाती है। अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो हम डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को भी टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं। यह RCM के लिए लगेगा। वाउचर्स आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन वाउचर्स इशू किया वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जिस दिन रिडीम किया वाउचर वो डेट लेंगे। लेट पेमेंट है तो जिस दिन एक्चुअल में इंटरेस्ट मिला है लेट पेमेंट के ऊपर वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है। अगर इंटरेस्ट नहीं मिला है तो इंटरेस्ट फिर इंक्लूड भी नहीं होता है टर्नओवर में, और उसका फिर टाइम ऑफ सप्लाई काउंट भी नहीं होता है। रेसिडुअल केस है तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइबल था तो रिटर्न फाइलिंग और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग दिखते हैं। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइबल नहीं था तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स देखा जाता है। DDI क्या होता है, जनरल क्लॉज में जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुए, मूवमेंट हुआ या इंस्टॉल हुए, और कंटिन्यूस है तो जिस दिन
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू किया वो, और अप्रूवल में डेट ऑफ अप्रूवल और 6 महीने विच एवर इज अर्लियर, ये DDI हो जाता है। DDI और DOI विच एवर इज अर्लियर से टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है। सर्विसेज की बात करें तो जनरल क्लॉज में बोलते हैं कि A लगेगा या B लगेगा, डिपेंड इस बात पे करेगा कि इन्वॉइस टाइमली बना है कि नहीं बना है। अगर इन्वॉइस ड्यू डेट ऑफ इन्वॉइस तक बन गया तो लगेगा A, और अगर इन्वॉइस टाइमली नहीं बना तो लगेगा B। A बोलता है DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर लेना है, B बोलता है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और DOP विच एवर इज अर्लियर पे जाना है। ये जनरल क्लॉज के अंदर लगेगा। लेकिन अब जनरल क्लॉज का DDI क्या होगा, मतलब कैसे पता पड़ेगा कि बिल टाइमली बना है कि नहीं बना है? बहुत सिंपल, नॉर्मल केस में बिल 30 दिन में बनना चाहिए। अगर ये बैंक है तो बिल 45 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र है तो एंड ऑफ द क्वार्टर तक बिल बन जाना चाहिए। कंटिन्यूस सप्लाई है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इवेंट या डेट ऑफ पेमेंट तक आपका बिल बन जाना चाहिए। अगर वो बिल बन गया है तो लगेगा A, और बिल अगर इस डेट तक नहीं बना है तो लगेगा B। अगर RCM की बात करें तो डेट ऑफ पेमेंट और इन्वॉइस से 61 डे काउंट करते हैं RCM के अंदर। यहाँ पे भी अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जा सकता है। वाउचर्स सेम है, रिडम्पशन अवेलेबल आइडेंटिफाइबल तो इशू, नहीं आइडेंटिफाइबल है तो रिडम्पशन। अगर इंटरेस्ट है तो सेम, जब रिसीव होगा तभी लेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट था, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। अगर अपने रिलेटिव या किसी एसोसिएट एंटरप्राइजेज से इंपोर्ट किया है तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विच एवर इज अर्लियर को यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। रेसिडुअल केस एग्जैक्ट सेम था तो वो मुझे वापस अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका क्वेश्चन आया एग्जाम में तो बहुत ईजी आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ईजी आता है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि टाइम ऑफ सप्लाई एग्जाम में आ जाए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ITC बात करता है रिगार्डिंग सेक्शन 16, 17 और 18, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 16 और 17। सबसे पहले कैपिटल गुड्स इनपुट्स और इनपुट सर्विस, कुछ भी हो बिजनेस के लिए होना चाहिए, अदरवाइज ITC नहीं मिलती है। और टैक्स जो पे होना चाहिए GST होना चाहिए, GST के अलावा किसी और तरह के टैक्स की ITC नहीं मिलती है। सेक्शन 16 के अंदर 8 शर्तें थी जो बताते हैं कि कैसे ITC क्लेम करना है। पहली शर्त बोलती है पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसका जो टर्नओवर है वो क्रॉस हुआ होना चाहिए या वो रजिस्टर्ड होगा, GST नंबर होगा तभी उसके ऊपर, जब उसके पास GSTN होगा तभी वो ITC क्लेम कर पाएगा। उसके बाद वैलिड इन्वॉइस का कॉपी या ओरिजिनल इन्वॉइस होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर ITC नहीं मिलती। गुड्स उससे रिसीव हो जाना चाहिए, गुड्स उसकी फैक्ट्री में या थर्ड पार्टी को जहाँ भी उसकी प्रीमाइसेस है वहाँ रिसीव हो जाना चाहिए। जब वो ITC क्लेम कर रहा है तो एक शर्त है कि टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब टैक्स पे में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, 2B में वो टैक्स शो भी होना चाहिए और उस बंदे ने 3B में वो टैक्स भरा हुआ भी होना चाहिए। अगर आपने 2B में दिखा दिया और वो टैक्स 3B में उसने नहीं भरा तो आपको ITC रिवर्स करनी पड़ेगी ब्याज के साथ। तो इसलिए ये भी चेक करो कि 2B में तो आपको दिख ही रहा है, प्लस 3B में उसने भरा भी होना चाहिए। और ITC रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए आपका या उसका। अगर ITC रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो भी आप उसका ITC सेक्शन 16 में क्लेम नहीं कर पाओगे। अगला है आपको 3B रिटर्न फाइल करके ITC क्लेम करना है। ठीक है साहब, कैपिटल गुड्स पे ITC क्लेम करने के लिए ध्यान रखना है, टैक्स कंपोनेंट पे आप डिप्रिसिएशन मत क्लेम कर लेना, तभी ITC क्लेम कर पाओगे। और अगर आप टाइम लिमिट की बात करो तो इसमें अमेंडमेंट है। पहले टाइम लिमिट होती थी सितंबर महीने की ड्यू डेट, अब सिंपल टाइम लिमिट है 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक अब आपको ITC लेना है, उससे लेट अब आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, तो ये डेट अमेंड हो गई है। अगला 180 दिन में पेमेंट करना पड़ता है। अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो जैसे ही 180 दिन एक्सपायर होंगे उसके अगले महीने के रिटर्न में आपको ब्याज के साथ ये पूरी की पूरी ITC रिवर्स करनी पड़ेगी, लेकिन ब्याज सिर्फ तब लगेगा जब ITC यूज़ किया होगा। ये एक और अमेंडमेंट है, ITC यूज़ होने पे ही ब्याज लगता है। अगर आपने ITC सिर्फ क्लेम कर लिया और यूज़ नहीं किया तो जब तक यूज़ नहीं किया तब तक आपको उसके ऊपर ब्याज नहीं देना है। ITC सिर्फ क्लेम करने से आपका इंटरेस्ट चालू नहीं होता है, ITC ब्याज तभी लगेगा जब आप उस ITC को कहीं टैक्स लाइबिलिटी में यूज़ भी कर चुके होंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अमेंडमेंट में कवर हुआ था, वो भी ध्यान रखना। उसके बाद सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 तो मुंह जबानी सबको याद होना चाहिए। मोटर व्हीकल्स पे ITC नहीं मिलती अगर 13 पैसेंजर से ज़्यादा की कैपेसिटी वाले नहीं हैं तो। साथ में वेसल, एयरक्राफ्ट और अदर कन्वेंसेस पे भी नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ इनको मिलती है जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उनको मिलती है जिनका बिजनेस ही मोटर व्हीकल सेल करने का है और जो लोग ड्राइविंग स्किल सिखा रहे हैं। साथ में इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस की ऑफकोर्स उन्हीं को मिलेगी जिनको गाड़ी की ITC एलिजिबल है, प्लस इंश्योरेंस और मेंटेनेंस पे गाड़ी बनाने वाले और इंश्योरेंस कंपनी भी ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉय रिलेटेड 8 सर्विसेज है जिस पर ITC ब्लॉक्ड है। फूड बेवरेजेस, केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड कॉस्मेटिक्स,
कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीव ट्रैवल कंसेशन, एम्प्लॉइज वेकेशन, मेंबरशिप ऑफ जिम, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन नॉट मोर देन 13 पैसेंजर या पैसेंजर या एयरक्राफ्ट वेसल। ध्यान रखना, इन सब में सिर्फ आईटीसी तब मिलेगी जब या तो आप सेम कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हो या लीगल ऑब्लिगेशन है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगी। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड में अगेन इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स या कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे आईटीसी ब्लॉक्ड है, पर शर्त है कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर बेसिक रिपेयरिंग कराई है और उसे रेवेन्यू में डाला है, पीएनडल में डाला है, तो ऑफकोर्स फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आईटीसी तो कंस्ट्रक्शन में भी मिल जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की आईटीसी नहीं मिलती है, शर्त यह है कि वो प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं होना चाहिए। अगर प्लांट एंड मशीनरी पे किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसके आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। या दूसरा, आपका बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन करने का है, आप भी खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो और ये सब सामान आप आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज देने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उसकी आईटीसी आप ले सकते हो। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी अलाउड है कैपिटलाइजेशन करने पे, या खुद आगे कंस्ट्रक्शन करके बेच रहे हो तो आपको आईटीसी अलाउड है। अदरवाइज कैपिटलाइजेशन करने पे इन चीज़ों की आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। सीमेंट, कंक्रीट या कैपिटल गुड्स यूज़ हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, इन सब की आईटीसी सभी मिलेगी जब या तो पीएनडल में डाला है या प्लांट एंड मशीनरी के लिए उसको यूज़ किया है या आपका बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन का है। मिसलेनियस 17(5) में एनआरटीपी की आईटीसी ब्लॉक्ड है, सिर्फ इंपोर्ट जो कर रहा है अपने साथ उसकी आईटीसी ले सकता है। जो कुछ लॉस हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी आईटीसी नहीं मिलती। फ्री गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स की आईटीसी नहीं मिलती। 73, 74, 129, 130 में जो सेक्शन में टैक्स इवेजन होता है, अगर आपने उसमें टैक्स भरा है तो उसकी आईटीसी आप नहीं ले सकते। 17 सेक्शन में 1, 2, 3 भी है, 4 भी है, 17(1), 17(2), 73, 17(4). वो ये बोलते हैं कि अगर आप कोई कॉमन टर्नओवर, कॉमन गुड्स यूज़ कर रहे हो जो कि टैक्सेबल और एग्जाम दोनों टर्नओवर में यूज़ हो रहा है, तो आपको आईटीसी प्रोपोर्शनेटली टर्नओवर के हिसाब से रिवर्स करनी पड़ेगी। टैक्सेबल का मिलेगा, एग्जाम का नहीं मिलेगा। जैसे बैंक इंटरेस्ट इनकम के साथ बाकी इनकम भी कमाता है, तो क्या बैंक को भी ये प्रपोर्शन करना पड़ेगा? जी हाँ, लेकिन बैंक के पास एक ऑप्शन और है कि वो अगर ये प्रपोर्शन नहीं करना चाहे तो फ्लैट 50% टैक्स आईटीसी रिवर्स कर सकता है अपनी एलिजिबल आईटीसी का, और उसके हिसाब से जो है वो पूरा का पूरा टैक्स आईटीसी ले सकता है। अगर वो अपनी ब्रांच से सामान बुलवा रहा है तो फिर पूरी आईटीसी ले लेगा, वहाँ पे उसको फ्लैट 50% रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 भी। 18 के अंदर 4 केस थे। आईटीसी आएगी, जाएगी, ट्रांसफ़र होगी और असेट्स का डिस्पोजल। आईटीसी आएगी के लिए मैंने बताया था, जब नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जब ऑप्ट आउट करते हैं कंपोजिशन, या जब एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल हो जाती है, तो आप अपने इनपुट और अपने कैपिटल गुड्स पे आईटीसी ले सकते हो, लेकिन कैपिटल गुड्स पे न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में नहीं मिलेगी। कैपिटल गुड्स पे आईटीसी सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी जब आप कंपोजिशन में बाहर आ रहे हो या टैक्स एग्जम्प्ट आपका टैक्सेबल हो रहा है, अदरवाइज कैपिटल गुड्स पे आईटीसी नहीं ले सकते। कैपिटल पे ले रहे हो तो 5% माइनस करके लेना। 18(1), 18(2) एक और चीज़ बोलता है कि विद इन 1 ईयर अगर होगा तो ही आईटीसी ले पाएंगे, 1 साल से पुराने बिल पे आईटीसी आपको नहीं एलिजिबल होगी। अगर आपने बिजनेस ट्रांसफ़र किया है तो आईटीसी भी अगले बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर लाइबिलिटी आप सारी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो। लेकिन डीमर्जर है तो ध्यान रखना, असेट्स के रेशियो में और लाइबिलिटी टोटल असेट्स के रेशियो में बटेगी। 18(4)(5) में आईटीसी रिवर्सल होता है, कैंसिलेशन, ऑप्ट इन और टैक्सेबल एग्जम्प्ट हो जाता है तब। यहाँ पे इनपुट पे भी रिवर्सल होगा, लेकिन कैपिटल गुड्स पे जब रिवर्सल होगा तो मंथली प्रोराटा बेसिस पे होगा। 60 मंथ्स की लाइफ मान के जितनी लाइफ बची है उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर असेट्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं 18 सबसेक्शन 6 के अंदर, तो ध्यान रखने वाली बात है, असेट्स बेचने पे आपको कितना टैक्स देना पड़ता है? 5% पर क्वार्टर माइनस करो, या टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज़ हायर। लेकिन ये क्लॉज टूल्स, मोल्ड्स, रिफैक्ट्री और कंज्यूमेबल स्पेयर पार्ट्स पे नहीं लगता। वहाँ पे आपको 5 ईयर की लाइफ अज्यूम करके उसका रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सीधे टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपको देना पड़ेगा। ये हमारा आईटीसी चैप्टर भी हो गया। अगला चैप्टर अपन लेने वाले रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के अंदर ध्यान रखना सेक्शन 22, 23, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 बोलता है कोई भी आदमी अगर अपना टर्नओवर एक्सीड करता है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ पे वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। तो उसकी जितनी भी ब्रांचेज है जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा अगर उसका 80 फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस करता है तो। एग्रीगेट टर्नओवर सबको पता है, सारी सप्लाई जोड़ लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम लोग, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, जीरो रेटेड हो, नॉन जीएसटी हो, सारी सप्लाई जोड़ लेते हैं। बस जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है और इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम भी इंक्लूड नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट सबको पता है, एमएमएनटी स्टेट्स के लिए 10 लाख है, यू स्टैम्प स्टेट्स के लिए 20 लाख है। बाकी सारे स्टेट्स में ध्यान रखना, सर्विसेज के लिए पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, एरिटेड वाटर और रूफिंग टाइल्स के लिए 20 लाख है।
बाकी सारे गुड्स के लिए 40 लाख है। रूफिंग टाइल में एक छोटा सा एग्जम्पशन था, अमेंडमेंट था, वो जो 90% का क्लॉज था वो हट गया। अब रूफिंग टाइल कोई भी हो, चाहे 90% से ज़्यादा वाली हो या कम वाली हो, सभी रूफिंग टाइल्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स उसके अंदर आ जाती है। तो कोई खास अमेंडमेंट था नहीं। अब ध्यान रखना, अगर 2 स्टेट में कर रहे हो या 2 अलग अलग गुड्स में कर रहे हो और 2 टर्नओवर लिमिट लग रही है, तो हमेशा किस पे जाना है? लोअर पे। 20 और 40 दोनों में आ रहे हो तो 20 लेना है, 10 और 20 दोनों में आ रहे हो तो 10 लेना है। तो ध्यान रखना, विचएवर इज लोअर वाला हमेशा लिया जाएगा। सेक्शन 24 काम का था, जो बताता है कि अगर टर्नओवर आपका क्रॉस नहीं भी होता है तो भी आप पे टैक्स, आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट, मतलब इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में 20 लाख तक की आपको टर्नओवर लिमिट मिलती है, पर गुड्स का इंटरस्टेट करने पे आपको 20 लाख की टर्नओवर नहीं मिलती, आपको जीएसटी कंपलसरी लेना पड़ता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़ के। सीटीपी एनआरटीपी एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर सीटीपी और एनआरटीपी है तो उनको भी कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सीटीपी है तो नहीं लेना पड़ेगा। एक बंदा अगर ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहा है उसे लेना पड़ेगा। एक बंदा ई कॉमर्स 9(5) के अंदर कवर्ड है तो छोड़ दो, अदरवाइज वो ई कॉमर्स के थ्रू अगर सेल कर रहा है तो उसे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, एज ए टीसीएस कलेक्टर भी उसको लेना पड़ता है, और टीडीएस के लिए गवर्नमेंट को भी टीडीएस डिडक्टर की तरह कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। फॉरेन ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। आईएसडी अगर एचओ है और ब्रांच को सर्विसेज दे रहा है एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो उसको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगर प्रिंसिपल टैक्सेबल है, वो लाइबल टू फॉर जीएसटी है, तो एजेंट भी बाय डिफॉल्ट लाइबल फॉर जीएसटी हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। किस किस को नहीं लेना? एक बंदा जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एग्जम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाई कर रहा है उसे नहीं लेना। किसान या उसके एजेंट को नहीं लेना क्योंकि वो एग्जम्प्ट होता है। जो बंदा आरसीएम में ही सिर्फ टर्नओवर कर रहा है, मतलब उसका सारा टर्नओवर सिर्फ आरसीएम में होता है, वो कोई फॉरवर्ड चार्ज वाली सर्विसेज या गुड्स बेच ही नहीं रहा है, उसकी सारी सप्लाई सिर्फ आरसीएम वाली होती है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट है, वो पूरा आरसीएम में ही आता है, रिकवरी एजेंट है, पूरा आरसीएम में आता, तो फिर उनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई बंदा इंटरस्टेट सप्लाई सर्विसेज का कर रहा है तो उसे कंपलसरी जीएसटी नंबर नहीं लेना जब तक उसका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। अगर कोई आदमी हैंडीक्राफ्ट भी है और वो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करेगा और वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसे जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जीएसटी अप्लाई करना पड़ता है 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन में अप्लाई नहीं किया तो जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना मिलके फिर जब जीएसटी ग्रांट होगा तभी से वो इफेक्टिव माना जाएगा। तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जीएसटी तभी मिलेगा जब आपने जीएसटी 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया होगा। इसके बाद ध्यान रखना, मैंने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पढ़ाया था कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन होता है। आधार ऑथेंटिकेशन के बाद सामने वाले की ऑफिसर रिस्पॉन्ड करता है 7 डेज़ के अंदर, और उसके अंदर हमने क्लॉज भी पढ़ा था कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर ऑफिसर रिस्पॉन्ड करेगा। शॉर्ट नोटिस देने के बाद आपको 7 दिन रिप्लाई करने के लिए मिलेंगे और फाइनली ऑफिसर 7 दिन में डिसाइड करेगा। अगर ऑफिसर टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो डीम्ड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन का क्लॉज लग जाता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट नहीं है। एक यूआईएन होल्डर भी पढ़ा था कि अगर कोई एम्बेसी या कोई फॉरेन एम्बेसी है या कोई भी यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है तो वो यूआईएन नंबर अलॉट करते हैं उसको। कारण ये है कि उसको जीएसटी रिफंड मिलता है। एक सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन भी पड़ा था कि अगर कोई आदमी रजिस्ट्रेशन न ले तो सरकार ऑफिसर उसे टेम्प्रेरी जीएसटी नंबर अलॉट करता है और उसे 90 दिनों के अंदर परमानेंट जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ता है, या वो अपील कर सकता है और अपील हारता है तो उसे 30 दिन के अंदर परमानेंट जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन का क्लॉज भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूल के अंदर मैंने रेफर करवाया था बहुत सारी चीज़ें, और फाइनली कैंसिलेशन की बात चालू करी थी जो कि इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन में 2 तरह के कैंसिलेशन होते हैं, वॉलेंट्री और सुओ मोटो कैंसिलेशन। वॉलेंट्री मतलब मैं खुद कैंसिल के लिए सरेंडर कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मेरे फादर की डेथ हो गई है, या फिर मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन हो रहा है, या मैं लाइबल नहीं हूँ, तो इस केस में मैं अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर दूंगा। ऑफिसर कब आपसे जीएसटी नंबर छीन लेगा? जब या तो आप बिजनेस प्लेस पे नहीं मिले हो, फ्रॉड करके आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, या फिर आप GSTR 1 में जितना रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे ज़्यादा की ITC क्लेम कर रहे हो। मतलब आपका टर्नओवर और आपका टैक्स मैच नहीं हो रहा है, आपका ITC और आपका टैक्स मैच नहीं हो रहा है, आपने 6 कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स नहीं भरे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कंपोजिशन वालों के लिए अमेंडमेंट है इसमें। पहले 3 क्वार्टर होता था, लेकिन अब 3 क्वार्टर की जगह आ गया है कि अगर आपने आपका जो ईयरली रिटर्न है वो 3 महीने में नहीं भरा है तो वो 30 अप्रैल को भरना रहता है, वो 3 महीने में नहीं भरा है तो इन दैट केस फिर आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। और 3 क्वार्टर्स की जगह अब 3 महीने हो गया है, क्योंकि वो अब वो क्वार्टरली रिटर्न नहीं लगता कंपोजिशन पे, एक ही रिटर्न लगता है GSTR 4, तो 3 महीने में नहीं भरा तो इस केस में वो आपका
जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं। अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज का उल्लंघन हुआ है, या आपने 6 महीने हो गए बिजनेस चालू नहीं किया, या रूल 86B का कॉन्ट्रावेंशन है, ध्यान रखना। रूल 86B जो कि था रिगार्डिंग 99% वाला क्लॉज, वो कॉन्ट्रावीन किया, या आपने बोगस बिल इशू किए, तो इन सब केस में आपका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। 30 डेज़ मिलते हैं नोटिस आने के बाद, और आपको 30 डेज़ में फिर रिप्लाई करना पड़ता है और फिर जीएसटी कैंसिल हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखना, अगर आप ऑफिसर आपको नोटिस दे रहा है कैंसिलेशन के लिए, तो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा, और सस्पेंड हो जाएगा तो उस दौरान आप ना तो कोई बिल इशू कर सकते हो, ना ही उस दौरान कोई जीएसटी रिटर्न फाइल हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। रेवोकेशन में भी अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। 30 डेज़ के अंदर जनरली रिवोकेशन अप्लाई होता है, लेकिन अब उसमें एक्सटेंशन हो गया है, और उसके लेके भी मैंने अमेंडमेंट नोट्स के अंदर कवर किया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट है। तो इसमें ध्यान रखना, अगर सुओ मोटो कैंसिलेशन अगर रेवोकेशन अप्लाई करते हो, तो पहली बात तो आपने अगर रिटर्न भर दिए हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रेवोकेशन हो जाता है, पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी। दूसरा एक्सटेंशन था उसके अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि ऑफिसर एक्सटेंड कर सकता है 30 डेज़ के लिए, और अगर एक्सटेंड करना है तो उसको और 30 डेज़ एक्सटेंड करना है तो कमिश्नर उसका एक्सटेंशन कर सकता है। अब अगर आपने रेवोकेशन अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपका जीएसटी नंबर वापस जिंदा हो गया, तो आपको 30 दिन मिलते हैं बाकी सस्पेंशन पीरियड के साथ रिटर्न फाइल करने के लिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। और एक और चीज़ ध्यान रखनी, कैंसिलेशन के समय जो भी आईटीसी रिवर्सल आ रही है स्टॉक कैपिटल गुड्स पे, या जो भी आउटपुट टैक्स आ रहा है, विच एवर इज़ हायर को टैक्स माना जाएगा, और उतना टैक्स आपको कैंसिलेशन के समय भरना पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कैंसिलेशन टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो था डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक ये बताता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको मेंटेन करने हैं, तो उसमें ज़्यादा मैं अंदर नहीं घुस रहा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट है, टैक्स इनवॉइस है, इसमें 16 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा रिफंड वाउचर, रिसीट वाउचर है, जो बताता है कि अगर आपने एडवांस रिसीव किया है तो उस केस में आपको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर्स थे। रिफंड वाउचर अगर एडवांस वापस कर दिया है तो रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा, वही मैंने बताया था कि आपको रिफंड वाउचर इसलिए इशू करना पड़ता है क्योंकि आप उसका रिसीट वाउचर ऑलरेडी इशू कर चुके हो। उसके बाद हम लोगों ने अगला वाउचर पढ़ा था जिसका नाम था डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान बताता है कि अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो लेकिन विदाउट इनवॉइस, बिकॉज जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, या सीकेडी एसकेडी फॉर्म में है, या फिर एलपीजी गैस है, या फिर अभी इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो, बाद में इशू करोगे, तो इस केस में सेल ऑन अप्रूवल है, तो इस केस में आप डिलीवरी चालान इशू करते हो, और डिलीवरी चालान में भी वो सारे पर्टिकुलर्स डालने रहते हैं। उसके अलावा हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ा था। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में ध्यान रखना, अगर बिल कम करना है तो क्रेडिट नोट, टैक्स कम करना है, रेट कम करना है, क्वांटिटी कम करना है तो क्रेडिट नोट, अगर बिल बढ़ाना है, वैल्यू बढ़ानी है, टैक्स रेट बढ़ाना है तो डेबिट नोट इशू होता है। क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट है 30 नवंबर हो गई, ये भी चेंज हो गई है, टाइम लिमिट 30 नवंबर हो गई है, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर है। डेबिट नोट की एज सच कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आप एक कंसोलिडेट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी इशू कर सकते हो पूरे साल या पूरे एक पर्टिकुलर प्राइम पीरियड के इन्वॉइसेस के लिए, तो हर इन्वॉइस का इंडिविजुअल क्रेडिट नोट इशू करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा इसमें मेन एक और डॉक्यूमेंट था, दैट इज़ ई वे बिल। ई वे बिल में ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे ई वे बिल कब बनता है, कैसे बनता है, तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन या तो आ सकता है प्रैक्टिकल कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये गुड से बताओ इसका ई वे बिल लगेगा कि नहीं लगेगा। ये आ सकता है कि 40,000 50,000 का कैलकुलेशन आ जाए कि 50,000 में क्या क्या जुड़ता है, क्या क्या नहीं जुड़ता है, वैसा कैलकुलेशन आ सकता है। केस स्टडी देंगे कि एक पर्सन ने ये सप्लाई किया है, बताइए इसको ई वे बिल कंपलसरी है या नहीं है। या डायरेक्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल भी आ सकता है कि बताइए कब कब ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, और कब ई वे बिल की कंपल्शन नहीं है, कब ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन ई वे बिल को लेके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था रिवाइज टैक्स इनवॉइस, जो तब इशू होता है जब आपने लायबल थे तब से बिल इशू किया है लेकिन जीएसटी नंबर बाद में आया, तो आपको 1 महीने के अंदर वहाँ पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ते हैं उन सब बिल के लिए जो बिल या तो B2B है या B2C लार्ज है। B2C अदर्स के लिए आपको कंसोलिडेट इनवॉइस इशू करना है, वहाँ पे फिर आपको एक एक बिल रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेमेंट वाउचर तब इशू करते हैं जब RCM में आपने कोई सप्लाई ली और पेमेंट किया है, तो फिर आप उस केस में पेमेंट वाउचर इशू करते हो। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बहुत ही आसान टॉपिक था। 3 तरह के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक
क्रेडिट लेजर। अब इसके अंदर मैंने बताया था कैश लेजर में पैसा कैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इसमें NEFT, RTGS बहुत सारे थे। उसमें एक अमेंडमेंट भी था कि अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और वॉलेट पेमेंट्स भी चालू करने वाले हैं, पर प्रैक्टिकली भी चालू हुए नहीं है, वो चालू होंगे। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे क्रॉस यूटिलाइजेशन होता है, वो बात कर चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में ध्यान रखने वाली बात है कि ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होता है, जहाँ हम बोलते हैं पहले हम प्रीवियस मंथ का रिटर्न का ड्यूज़ एडजस्ट करेंगे, फिर करंट मंथ के रिटर्न की ड्यूज़ एडजस्ट करेंगे और फाइनली उसके बाद सारे डिमांड और सारे अदर ड्यूज़ को एडजस्ट किया जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि RCM, TDS, TCS, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी ये सिर्फ कैश लेजर से एडजस्ट हो सकता है। क्रेडिट लेजर से सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सेट ऑफ हो सकती है, बाकी सारी चीज़ों को आपको कैश लेजर से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को लेके हमने बहुत इंटरेस्टिंग क्लॉज पढ़ा था, उसमें अमेंडमेंट भी था, तो अमेंडमेंट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कैसे इंटरेस्ट का पूरा कैलकुलेशन होता है। तो ध्यान रखना है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% लेना है आपको जब भी आपको टैक्स जमा कराना है। अगर आपने कोई भी रिटर्न लेट भरा है तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ नेट लाइबिलिटी पे देना है, मतलब जो भी ITC सेट ऑफ होने के बाद की लाइबिलिटी उस पर देना है। लेकिन आपने टैक्स इवेजन किया है और डिमांड नोटिस आया और फिर आपने उसका टैक्स भरा है तो आपको ग्रॉस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट देना रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्ट ITC पे तभी देना है जब आपने ITC यूज़ करी है। अगर ITC रिवर्सल कर रहे हो और उस पर 18% का ब्याज देना है तो सिर्फ तभी होगा जब आपने ITC को यूज़ किया। अगर आपने ITC को यूज़ नहीं किया है तो आपको उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली एक और चैप्टर बच जाता है रिटर्न, जिसके अंदर हमने क्या बात करी थी। सबसे पहले होता है सेक्शन 37 GSTR 1। बात करते हैं दो तरह के टैक्स पेयर होते हैं, एक होते हैं रेगुलर टैक्स पेयर और एक होता है QRMP वाले टैक्स पेयर, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है प्रीसीडिंग ईयर में, वो QRMP में जा सकते हैं। पर इन होने और एग्जिट होने की एक डेट होती है। क्या डेट होती है याद है आप लोगों को? पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से लेके इस क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख तक आप QRMP में जा भी सकते हो और QRMP से बाहर आ भी सकते हो। QRMP में जाओगे और रेगुलर में जाओगे तो क्या फ़र्क रहेगा? पहली बात GSTR 1 रेगुलर के लिए ड्यू डेट 11 ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, QRMP के लिए ड्यू डेट 13 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर है। साथ में 3B की डेट वालों तो रेगुलर के लिए 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ है और QRMP के लिए 22 और 24 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर है। लेकिन QRMP को IFF फैसिलिटी भी देनी पड़ती है, क्योंकि QRMP वाले अगर रेगुलर आदमी को बेच रहे हैं तो फिर IFF के अंदर वो 13 तारीख तक अपने पहले और दूसरे महीने के बिल अपलोड कर सकते हैं। पर जो लोग पिछले महीने का रिटर्न नहीं भरे हैं, जिनका प्रीवियस क्वार्टर का रिटर्न पेंडिंग है, तो उन्हें फिर IFF फैसिलिटी नहीं दी जाती है। IFF फैसिलिटी में हर महीने आप 50 लाख रुपये तक के बिल अपलोड कर सकते हो। हर महीने 50 लाख रुपये तक के बिल आप IFF फैसिलिटी के अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि हर महीने टैक्स भी जमा कराना पड़ता है QRMP वालों को भी। QRMP को टैक्स कब जमा कराना पड़ता है? हर महीने 25 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पहले महीने के लिए और दूसरे महीने के लिए। तीसरे महीने के लिए तो वो GSTR 3B जब 22 और 24 को भरेंगे तभी वो उसका टैक्स जमा करा देंगे। अगर रेगुलर टैक्स पेयर है वो तो हर बार 3B के साथ ही अपना टैक्स जमा कराता रहेगा, वही इसकी ड्यू डेट मानी जाती है और तभी उसको टैक्स जमा कराना पड़ता है। QRMP को एक और ऑप्शन होता है कि जब वो टैक्स जमा करा रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक्चुअल टैक्स जो भी उसका बन रहा है हर महीने का वो जमा कराए, या फिर वो चाहे तो अपने पिछले क्वार्टर में जो भी टैक्स भरा है कैश में उसका 35% पहले और दूसरे महीने में जमा करा दे और बचा हुआ सारा टैक्स तीसरे महीने में जमा करा दे। अगर वो पिछली बार QRMP में नहीं था, अगर वो पिछली बार मंथली में था, तो जो पिछले महीने उसने टैक्स भरा था उसका ही पहले महीने में उतना ही टैक्स दूसरे महीने में जमा करा दे और जो भी टोटल टैक्स उसका क्वार्टर का बन रहा है उसका बचा हुआ टैक्स वो तीसरे महीने में जमा करा दे। अगर वो ऐसा करता है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट की लायबिलिटी बच जाएगी। ये क्लॉज हमने QRMP के अंदर पढ़ा था। एक और चीज़ ध्यान रखनी थी ई इनवॉइसिंग को लेके, किसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। ये टर्नओवर लिमिट अब चेंज हो गई है, अब 20 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है। आपके अमेंडमेंट लेक्चर में कवर किया था। तो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर रहा है किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में 17-18 से लेके अभी तक, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है B2B सप्लाई के लिए। और ई इनवॉइसिंग क्लॉज के अंदर होगा क्या, आपको IRN नंबर जनरेट करना पड़ेगा और अपने बिल में वो IRN नंबर अपलोड करना पड़ेगा। और ई इनवॉइसिंग जो है वो इन लोगों के लिए कंपलसरी होगी जिनका 17-18 से लेके अभी तक 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर रहा है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और क्लॉज पड़ा था डायनेमिक QR का। ये किन के लिए था? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा रहा है 17-18 से अभी से के बीच में, और ये लोगों को डायनेमिक QR कोड देना रहता है ताकि वॉलेट पेमेंट्स को बढ़ावा हो। पर इसे B2C के लिए, B2B के लिए ज़रूरत ही नहीं है। B2C के लिए डायनेमिक QR कोड का क्लॉज है, वो आपको ध्यान रखना है और वो भी आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा हमने GSTR 3B की ड्यू डेट्स तो पढ़ी ली। GSTR 4 भरना पड़ता है
कंपोजिशन वालों को साल ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर 30 अप्रैल उसकी ड्यू डेट होती है। अगर आपने 3 महीने में GSTR 4 नहीं भरा तो डिपार्टमेंट सेक्शन 29 में आपका GST कैंसिल भी कर सकता है। कम क्वार्टरली वाले CMP 08 के थ्रू हर क्वार्टरली पेमेंट करते हैं 18 तारीख ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर तक। GSTR 5 है NRTP के लिए। NRTP को कब तक GSTR 5 भरना पड़ता है? 7 डेज़ फ्रॉम द एक्सपायरी और 20 डेज़ ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच एवर इज़ अर्लियर। तो जो भी 20 दिन है और 7 दिन है विच एवर इज़ अर्लियर आपको NRTP वालों को इसका रिटर्न भरना पड़ता है। इसके अलावा हम लोगों ने GSTR 9 के बारे में बात करी। एनुअल रिटर्न जाता है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, और एनुअल रिटर्न जो है उसके अंदर GSTR 9 के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। पहले GST ऑडिट और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता था, अब कुछ भी CA सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो इतना याद रखना है कि एनुअल रिटर्न GSTR 9 में जाता है, जिसमें आप 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर तक GSTR 9 भरते हो। GSTR 10 है फाइनल रिटर्न, जो कैंसिलेशन पे जाता है। 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन तक आपको GSTR 10 भरना पड़ता है। और इसके अंदर आप लोग फाइनली जो भी कैंसिलेशन ऑफ रिटर्न के बाद आपको फाइनल आउटपुट सप्लाई और जो भी रिवर्सल करना है उसकी सारी डिटेल GSTR 10 के अंदर जाती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ द लेट फीस ऑफ डिले इन द रिटर्न। तो हमने इसको लेके अमेंडमेंट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था कि आपका नील रिटर्न है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, कम है, तो वो अच्छे से आप देख लेना क्या क्या लेट फीस हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ी थी। और GST अमेंडमेंट के अंदर मैंने बताया था कि अगर आपका नील रिटर्न है और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो अलग लेट फीस है, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो लेट फीस अलग है। कंपोजिशन वालों के लिए भी अलग लेट फीस थी। उसके बाद याद कीजिए हमने पढ़ा था GST प्रैक्टिशनर को लेके कि एक प्रोफेशन है जिसमें एक GST प्रैक्टिशनर बना जा सकता है, जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप सॉल्वेंट होने चाहिए, आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए और आपका साउंड माइंड होना चाहिए और आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आप CA फाइनल या CS या CA में फाइनल पास आउट हैं, या फिर आपके पास पिछले TRP और सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर के आपके पास में एक्सपीरियंस है, या फिर आप 2 साल तक किसी पोस्ट पे रहें, गेजेटेड ऑफिसर रहें किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको फिर GST प्रैक्टिशनर की डिग्री जो है या एक तरह से GST प्रैक्टिशनर का जो एक सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। आप अब क्लाइंट के बिहाफ पे सारे काम कर सकते हैं, जो क्लाइंट आपको ऑथराइज़ करेगा वो सारे काम आप GST प्रैक्टिशनर बन के कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें एग्ज़ाम देनी पड़ती है। नेसिन एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है, वो टाइम टू टाइम एग्ज़ाम देनी है, और जो लोग एज ए एक्सपीरियंस बेस्ड GST प्रैक्टिशनर बने उसे GST प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट लेने के 36 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये बात भी हम लोगों ने सेक्शन नंबर 48 के अंदर पढ़ ली। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो सेक्शन नंबर्स अगर मैं बताऊँ तो सेक्शन नंबर 7 सप्लाई का है, 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का है, 9 चार्जिंग सेक्शन है, 10 बात करता है रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम, 11 बात करता है एग्जम्पशन, 12 बात करता है रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 बात करता है रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 14 सिलेबस में नहीं है, 15 बात करता है रिगार्डिंग वैल्यूएशन, 16 बात करता है कंडीशन ऑफ अवेलिंग ITC, 17 बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में, 17 खतरा है तो यहाँ पे वो सब चीज़ें आएगी जहाँ पे ITC नहीं मिलता। 18 में स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे कि जब आप टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो गए, कंपोजिशन के अंदर गए, कंपोजिशन से बाहर आए, तो सेक्शन नंबर 18 से चलता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस अंडर ITC। 19, 20, 21 आपके सिलेबस में नहीं है। 22 था हु इज़ लाइबल टू फेट गेट रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर लिमिट। 23 है किन पे GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होता। 24 है मैंडेटरी GST रजिस्ट्रेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। 25 है GST रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर। 26 है डीम्ड रजिस्ट्रेशन के आप एक एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ऑटोमेटिकली आप सारे एक्ट में रजिस्टर्ड मान लिए जाते हो। 27 है रिगार्डिंग NRTP और CTP का रजिस्ट्रेशन। 28 है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। 29 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैंसिलेशन एंड 30 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। उसके बाद हम लोगों ने रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन 31 है रिगार्डिंग टैक्स इनवॉइस एंड 30 डेबिट नोट क्रेडिट नोट 31 और 34 में है। 32 33 इंपॉर्टेंट नहीं है। 37 है GSTR 1। 38 2B और 2A की बात करता है और 39 GSTR 3B 4 और 5 की बात करता है। 41 42 43 काम के नहीं है। 44 है रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न। 45 है रिगार्डिंग फाइनल रिटर्न। 46 डिफ़ॉल्टर ऑफ रिटर्न को नोटिस है। 47 लेट फीस है। 48 GST प्रैक्टिशनर का सेक्शन है। 49 पेमेंट ऑफ टैक्सेस का है जिसके अंदर सारे लेजर्स हैं और क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC भी है। और 58 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है। आई होप आपको ये सेशन में मज़ा
एंड आई होप कि आपको जीएसटी पूरा रिवाइज करने में ऑडियो रिवीजन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप शांति से जीएसटी के पेपर को सॉल्व कीजिएगा। कॉस्ट में ही मेरे पास ये फीडबैक आया था कि जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ के जॉइंट बाय और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के सॉल्व किया। मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करवाया, वो ढंग से पढ़ने पे उसमें कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन सब बच्चों से बन गया। जॉइंट बाय भी चार्ट बना के करोगे तो वो क्वेश्चन हो जाता। मतलब आपको जीएसटी में भी कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि नहीं बन रहा है तो कम से कम उसको ट्राई करना, आराम से क्वेश्चन बनेगा। पहले जीएसटी का पेपर ही सॉल्व करना, पर इस बार होप है कि पेपर ईजी आएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, बाय बाय।